कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूँगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। तो इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? देखिए, तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है, मगर तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। राजस्थान का कम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज़्यादा दौरा हुआ है। मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल मैं देखकर आया हूं, और मैं बहुत आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है। और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पिछली बार आप लोग वहां पर, पिछली बार कमलनाथ ने वहां पे बड़ी अच्छी फाइट दी थी और आप लोगों को बाद में सरकार को पलटना पड़ा था। इस बार भी कमलनाथ का नेतृत्व है, कांग्रेस खड़ी हुई है और एक कांटे की टक्कर का वो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे? पिछली बार आपको दिक्कत हुई थी। नहीं, पक्का जीत जाएंगे। पिछली बार दिक्कत हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ कास्ट बेस्ड आंदोलन खड़े किए गए थे, और कास्ट बेस्ड आंदोलन के कारण वोटर प्रभावित हुआ था, कलर्ड हुआ था, और वो आंदोलन के परछाई में एक चुनाव हुआ था। ऐसा ही कास्ट बेस्ड आंदोलन गुजरात में भी खड़ा किया था जी। इस बार नहीं, इसके पहले के चुनाव में इसकी परछाई में चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में थोड़ा असर होता है इसका। परंतु इस बार हमें वो लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है कि राजनीतिक हथकंडा था। अब मैं जाकर आया हूँ, मैं पूरा माहौल देखकर आया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा माहौल की अनुभूति होती। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने आपका चेहरा कौन होगा? उम्मीदवार तो हर सीट पर कोई ना कोई लड़ेगा, नेता कौन होगा वो अभी हमने तय नहीं किया है, तय करेंगे तब आपको जरूर बता देंगे। राजस्थान में आप अपनी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? वहाँ अशोक गहलोत जी जो है वो तो अपने ही कांग्रेस हाईकमांड को ही चकमा दे गए और वहाँ जमे हुए हैं, तो उनसे आप अपनी लड़ाई कैसे देखते हैं? क्या वसुंधरा जी आपका चेहरा होंगी या कोई? अभी राजस्थान में चेहरे के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है, परंतु श्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है जी, वो निश्चित है राजस्थान की जनता बदलना चाहती है, और शायद इसीलिए कांग्रेस हाईकमान उनको अध्यक्ष बनाकर वहां रास्ता साफ करना चाहता थे, मगर वो नहीं निकले। अब उनका एक इंटरनल प्रॉब्लम है। जी, सचिन पायलट को बनाना चाहते थे। कोई आप लोगों की कोई बातचीत सचिन पायलट वगैरह से जैसे पिछली बार हो रही थी? मुझे लगता है राजस्थान में तीनों राज्यों में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में जीतेंगे। अमित जी, महाराष्ट्र में आपके मास्टर स्ट्रोक से जो है सरकार वापस आ गई। लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा भी हुआ हो, मगर लॉन्ग टर्म में शिवसेना का जो वर्कर है वो शिवसेना के अभी साथ है, और ठाकरेस के संग थोड़ी बहुत सिंपैथी फैक्टर भी है क्योंकि इस तरीके से जो हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? 2024 पर इसका क्या असर होगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे उलट है। महाराष्ट्र में हम और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। फिर कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव हारने के बाद श्री उद्धव ठाकरे को कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बन गए। बनने तो बन गए, सभी लोग उनके साथ भी गए, मगर जब जनता में जाने लगे तब आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे वो सरफेस पर आने लगे। क्योंकि शिवसेना सालों से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी, और कांग्रेस और एनसीपी की जिस प्रकार की पॉलिटिक्स थी, तो शिवसेना का वफादार जो वोटर था उनके जनप्रतिनिधियों को हर जगह सवाल करता था। जनप्रतिनिधि जो छोड़कर वहां से भागे, वो हमारे कारण नहीं भागे हैं, जनता के दबाव के कारण वहां से निकले हैं। तो इसी में जवाब है, जनता ही चाहती थी कि शिवसेना और भाजपा इकट्ठा रहे, तो असली शिवसेना अब हमारे साथ आ गई है, और हम और शिवसेना इकट्ठा होकर सरकार बनाए हैं। चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। कुछ लोगों का यह मानना था कि पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, शिवसेना के बिना चुनाव लड़ती, तो शायद उसको बहुमत मिल सकती थी। मैं भी मानता हूं, मगर शिवसेना हमारी बहुत पुरानी साथीदार पार्टी थी, इसलिए हमने इन पर भरोसा किया। पर मेरा सवाल यह है कि अब आप एकनाथ शिंदे जी के संग हैं, तो क्या इनकी पार्टी का
जो है विलय भारतीय जनता कोई पार्टी में सवाल ही होगा? नहीं खड़ा है। ये रियल शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी ये सिद्ध कर दिया है। धनुष बाण का निशान भी उनको दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेंगे। मर्जर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, ना ऐसा कोई प्रपोजल है, ना कोई ऐसा विचार चल रहा है। तो 2024 में सीट का बंटवारा कैसे होगा? कितनी सीट पर आप लड़ेंगे? कितनी? वो तो करेंगे मिल बैठ कर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो आपको भी बुला लेंगे। अभी जी 2024 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें, आपको 300 के ऊपर सीट मिली थी। ज़्यादातर स्टेट्स में सैचुरेशन सीट्स मिली थी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सीट थी। देखो राहुल जी, आपकी स्मृति थोड़ी वीक है, मेरी बहुत शार्प है जी। 2019 के शुरुआत में पहला सवाल आपने ये किया था कि 14 में सैचुरेशन पर हो क्या होगा, और 19 में हमारी सीटें बढ़ गई। इस बार भी कहता हूं, गत चुनाव से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री। आज इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, जिसकी की इकॉनमी फिर भी संभली हुई है और अच्छा कर रही है। मगर इसका एक दूसरा पहलू है जो कि सरकार, ऑपोजिशन सरकार को टारगेट करता है, वो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। ये मुद्दा बार बार आता है। महंगाई बढ़ी है और काफ़ी बढ़ी है इधर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई को भी कोरोना के कठिन कालखंड के बाद विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की स्थिति इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इवन अमेरिका, ये सबसे बहुत अच्छी स्थिति है। और मैं इतना कह सकता हूं कि खाने पीने की चीजों पर मोदी जी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया है। मगर आज विश्व का अर्थतंत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ा है कि विश्व के अर्थतंत्र के अंदर जो बदलाव होते हैं, इससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। हम अगर ये कहेंगे कि विश्व के अंदर जो स्लोडाउन आया इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, विश्व के अंदर जो महंगाई हुई इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वो सही नहीं होगा। इसका प्रभाव होना ही है, परंतु इसके सब प्रभाव को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अमित जी, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूं, पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। एक सवाल जाते जाते बताइए, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कुछ कभी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ? तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स हूं भैया। देखो भाई, मन में जो है वो करते रहो, अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहो, अपनी मान्यता के अनुरूप करते रहो, कभी थकान नहीं लगेगी। अपने मन से विपरीत करोगे, अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत करोगे, अपनी मान्यता से विपरीत करोगे तो थकोगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे तो थकान कभी नहीं लगेगी, और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगती। मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं, पर मैंने फिर भी कोशिश की। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राइजिंग इंडिया में आए, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया, हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राहुल जी वाली भ्रांति को क्लियर करने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, big round of applause for Amit Shah ji, please.